जय हिंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं क्लास 10th विज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो 27 तारीख को बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। और आप लोग बिना स्किप किए है सारे वीडियो को देखिएगा, प्रश्न के साथ आंसर भी रहेगा। आज आपको बात करते हैं L2S स्टडी में विज्ञान क्लास 10th 2023 का जो आने वाला पेपर है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप उसमें से 70 के 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। 27 फरवरी को 100% यही क्वेश्चंस मिलने को आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मेरा क्वेश्चन क्या है, मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो पाचन क्या होता है? प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलनशील अकार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन दो प्रकार के होते हैं। पाचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला यांत्रिक या भौतिक पाचन, दूसरा क्या है? रासायनिक पाचन। बात करते हैं मनुष्य की आहार नाल। इसमें क्या था? मनुष्य का आहार नाल। यह मुख से गुदा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसे निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। आहार नाल, मुख्य मनुष्य की आहार नाल क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है? इसमें कई प्रकार के निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किए गए हैं आहार नाल को। पहला क्या है? मुख्य ग्रासनी गुहिका। दूसरा क्या है? ग्रासनाल। क्या है? ग्रासनाल। तीसरा क्या है? अमाशय। फिर क्या है? छोटी आंत। पांचवा क्या है? बड़ी आंत। अब बात करते हैं इनमें से छोटी आंत आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग है। इनमें से छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग है। पहला क्या बोला गया था? मुख्य ग्रासनी गुहिका। क्या? मुख्य ग्रासनी गुहिका। ये क्या होता है? ये ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होता है। ये जो होता है ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होता है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। इसका पश्च भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी निगल द्वारा ग्रासनाल एवं कृष्णद्वार द्वारा श्वसन नाल में खुलती है। जीभ पर स्थित स्वाद का ज्ञान करती। आप कह सकते हो कि जो मुख्य ग्रासन गुहिका होती है ये जीभ पर स्थित स्वाद का चखती है। किसको चखती है? जीभ पर स्थित स्वाद को चखती है। अगला मेरा क्या है? ग्रासनाल। क्या है? ग्रासनाल। आप कह सकते हो ग्रासनाल 25 सेंटीमीटर लंबी संकरी नलिका होती। क्या? 25 सेंटीमीटर। क्या? 25 सेंटीमीटर लंबी संकरी नलिका। 25 सेंटीमीटर लंबी संकरी नलिका होती है। जो ये गर्दन तथा क्या? गर्दन तथा वृक्ष भाग क्या कह सकते हो? गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई उदर। क्या? उदर में पहुंचकर अमाशय। ये आप टॉपिक बाय टॉपिक याद रखना इसको। क्या? उदर में पहुंचकर कहाँ जाता है? अमाशय में खुलती है। ग्रासनाल की दीवार मोटी तथा पेशीय होती। क्या होती है? ग्रासनाल की दीवार मोटी। क्या होता है? ग्रासनाल की दीवार जो होती है ये मोटी होती। क्या होती है? मोटी तथा पेशीय होती है। ग्रासनाल की जो दीवार है मोटी तथा पेशीय होती है। इससे भोजन को सुगमता से निगला जा सकता है। जो हमारा ग्रासनाल होता है इसको भोजन को कैसे सुगमता से, मतलब आसानी से, कैसे आसानी से निगला जा सकता है। अगला मेरा क्या है? अमाशय। ध्यान देना, ये डायफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। जो अमाशय होता है ये कहाँ होता है? डायफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ? उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह है कि थैलीनुमा लगभग 24 सेंटीमीटर। कैसा? थैलीनुमा। कैसा होता है अमाशय? थैलीनुमा लगभग 24 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी। कितने सेंटीमीटर? अमाशय कितने सेंटीमीटर लंबी होता है? 24 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी रचना होती है। अमाशय का प्रारंभिक चौड़ा भाग कार्डियक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। कार्डियक भाग। अमाशय का जो चौड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। और अंतिम संकरा भाग पायरोलिक भाग होता है। जो अमाशय का अंतिम संकरा भाग होता है वो क्या होता है? पायलोरिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोलिक भाग कहलाता है। अमाशय का मध्य भाग अमाशय काय या फंडिका कहलाता है। अमाशय का मध्य भाग अमाशय काय या फंडिका कहलाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बन सकता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाशय का बीच वाला भाग या मध्य भाग क्या कहलाता है। तो आप तुरंत बताइएगा कि अमाशय काय या फंडिका। क्या? अमाशय काय या फंडिका कहलाता है।
अमाशय का पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमाशय का पश्च भाग क्या कहलाता है, तो आप उसी ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा जहां पे लिखा रहेगा पाइलोरिक छिद्र तथा द्वारा ग्रहणी में खुलता है। क्या? पाइलोरिक द्वारा ग्रहणी में खुलता है। अगला क्या है? चौथा नंबर क्या था? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। अमाशय छोटी आंत में खुलता है। अमाशय कहाँ खुलता है? छोटी आंत में खुलता है। ये पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है। अमाशय जो देखो छोटी आंत, अमाशय छोटी आंत में खुलता है, और जो छोटी आंत होता है पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है। ये लगभग 6 मीटर लंबा एक कुंडलित नलिका होती है। जो छोटी आंत होता है वो कितने मीटर? 6 मीटर लंबा। आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा बना के ऐसे याद कर लो। जैसे क्या होता है? अमाशय छोटी आंत में खुलता है। आप इसे याद रखिए कि छोटी आंत, देखो अमाशय में छोटी आंत में खुलता है, अमाशय छोटी आंत में खुलता है। ध्यान देना, ये पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है। पाचन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है, तो आप क्या बताएंगे? अमाशय। क्या बताएंगे? अमाशय। यह लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहला क्या है? ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र, तीसरा शेषांत्र। क्या? पहला क्या है? ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र, तीसरा शेषांत्र। अब हमारा एक क्वेश्चन तो पूरा हो गया 6 नंबर का। जो क्वेश्चन क्या था? मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हम निम्नांकित चित्र तो नहीं बनाए हैं, लेकिन उसका पाचन क्रिया का सभी वर्णन किए हैं। आप लोग वहाँ पे चित्र जरूर बना दीजिएगा और आपके 6 नंबर पक्के। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन है? वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पेपर में पूछा गया है और लगभग 4 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? क्या वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के वायवीय भागों, क्या है? पौधों के वायवीय भागों से होने वाली, आप कह सकते हो पौधों के वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब पौधे के वायवीय भाग से जो होने वाली हानि होती है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल पौधे से जलवाष्प के रूप में विसरित होता है। जल पौधे से जलवाष्प के रूप में विसरित होता है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव उत्पन्न कर जल व खनिजों में के रसारोहण अर्थात पौधों के ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव उत्पन्न कर जल व खनिजों के रसारोहण अर्थात पौधों में ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक होता है। दूसरा क्या है इसका? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्ती की सतह से जल के वाष्पीकरण हेतु वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होता है। यह ऊष्मा पत्ती से ही ली जाती है। अगला क्या है? वाष्पोत्सर्जन मृदा से जल के अवशोषण में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? श्वसन को परिभाषित कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर बार देखने को मिलता है, लगभग हर बार आता है। तथा श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। आइए आंसर देखते हैं। आज हम पूरे क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। 27 तारीख के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ध्यान दीजिएगा, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइम अपक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण, क्या? कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ऊर्जा मुक्त होती तथा ऊर्जा मुक्त होती, क्या होती? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभावीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन ऊपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एंजाइम कितने से 25 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होती। क्या मुक्त होती? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार लगा के और बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। क्या बोला गया? श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए।
आपको एक ना एक अंतर लिखने को उसमें जरूर आता है, चाहे श्वसन या दहन में अंतर लिखने के लिए आ जाए, चाहे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखने के लिए आ जाए, चाहे धमनी तथा शिरा में अंतर लिखने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या? श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। क्या है? जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। ध्यान देना, श्वसन एक क्या है? जैविक प्रक्रिया है, जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि दहन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि दहन में क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे ध्यान देना, मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वैश्य होते हैं? मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वैश्य होते हैं? मानव हृदय में 4 वैश्य होते हैं। कितने? 4 वैश्य होते हैं। इसके आगे के चौड़े भाग अलिंद, इसके आगे के चौड़े भाग को क्या कहते हैं? अलिंद। तथा पीछे के भाग को निलय कहते हैं। तथा पीछे के भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। अलिंद व निलय, अलिंद व निलय एक पट द्वारा बाएं व दाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं। बायां निलय सबसे बड़ा बेस्म होता है। बायां निलय क्या होता है? सबसे बड़ा बेस्म होता है। ध्यान देना, जो बायां निलय होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा बेस्म होता है। मेढक के हृदय में 3 बेस्म होते हैं। कितने? 3। किसके? मेढक के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? 3। 2 अलिंद एवं 1 निलय में होते हैं। 2 कहाँ होते हैं? अलिंद में, और 1 निलय में होते हैं। अगला क्या है? अगला अंतर क्या है? रुधिर तथा लसिका में अंतर। अभी हम बताए थे ना कि 2-3 अंतर आते हैं पेपर में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे डबल स्टार लगा के और पढ़ के पेपर में जाइएगा, ताकि वहां पे आ जाए तो आप आसानी से कर सको, पेपर में आपका कोई प्रश्न छूटने ना पाए। और आप इन चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर, लसिका। रुधिर में लाल रुधिराण, कौन? लाल रुधिराण, जिसका नाम हमारा पेन चल रहा है भैया। रुधिर में लाल रुधिराण पाए जाते हैं। लसिका, लसिका में लाल रुधिराण नहीं पाए जाते हैं। क्या हुआ? लसिका में लाल रुधिराण नहीं पाए जाते हैं, मतलब जैसे हरे। ठीक है, लसिका में लाल रुधिराण नहीं पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक पाए। ध्यान रखना, रुधिराण, रुधिर में क्या है? इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में है क्या? इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में फिर क्या है? दूसरा अंतर, इसमें उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसके अपेक्षाकृत? रुधिर की। अब तीसरा नंबर देखना, रुधिर में ये रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होती है। ये रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित, जो रुधिर होता है ये कहाँ पर संचरित होता है? रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। यह लसिका वाहिनियों में, और जो ये है लसिका है वो कहाँ पर परिसंचरित होता है? लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है। होने के साथ साथ ऊतकों में भी, जो लसिका वाहिनियां हैं ये लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के साथ साथ ऊतकों में भी ऊतक द्रव्य की भांति संचरित होता है। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे आप पढ़कर जरूर जाइएगा। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि धमनी तथा शिरा में, क्या बोले थे? धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। तो धमनी तथा शिरा में अंतर क्या होगा? देखना, धमनी में क्या है? इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। क्या होता है? इनमें जो रुधिर होता है धमनी में, वो रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जबकि शिरा में क्या होता है? इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। शिरा में क्या होता है? रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। दूसरा नंबर देखना, धमनी में इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। धमनी में क्या है? इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। शिरा में क्या होगा? दूसरा नंबर, शिरा की दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। शिरा की दीवारें क्या है? पतली व कम लचीली होती हैं। तीसरा नंबर देखना, धमनी में इनकी गुहा सक्रिय होती है, और शिरा में देखना इनकी गुहा सक्रिय नहीं होती है। धमनी, अगला देखना 4 नंबर, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। इनका रंग क्या होता है? गुलाबी या चटक लाल होता है। जैसे ऐसे इनका रंग गुलाबी या चटक
लाल होता है ये गहरे लाल, नीले तथा बैगनी रंग की होती हैं। जो सिरा होता है ये गहरे लाल, नीले तथा बैगनी रंग की होती है। अगला 5 नंबर देखना धमनी में, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। ये क्या होता है? त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। सिरा में क्या है? ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। ये प्रायः कहाँ होती है? त्वचा के समीप स्थित होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आप लोग पढ़ के जाइएगा ताकि पेपर में आए और आप आसानी से इसका हल कर सको। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? श्वसन को परिभाषित कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर बार देखने को मिलता है, लगभग हर बार आता है। तथा श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। आइए आंसर देखते हैं। आज हम पूरे क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। 27 तारीख के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ध्यान दीजिएगा। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइम अपक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण, क्या कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मुक्त होती तथा ऊर्जा मुक्त होती। क्या होती? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभावीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन ऊपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एंजाइम कितने से 25 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होती। क्या मुक्त होती? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार लगा के और बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। क्या बोला गया? श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। आपको एक ना एक अंतर लिखने को उसमें जरूर आता है, चाहे श्वसन या दहन में अंतर लिखने के लिए आ जाए, चाहे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखने के लिए आ जाए, चाहे धमनी तथा सिरा में अंतर लिखने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या? श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। क्या है? जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। ध्यान देना, श्वसन एक क्या है? जैविक प्रक्रिया है, जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि दहन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि दहन में क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे ध्यान देना, मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वैश्य होते हैं? मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वैश्य होते हैं? मानव हृदय में 4 वैश्य होते हैं। कितने? 4 वैश्य होते हैं। इसके आगे के चौड़े भाग अलिंद, इसके आगे के चौड़े भाग को क्या कहते हैं? अलिंद। तथा पीछे के भाग को निलय कहते हैं। तथा पीछे के भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। अलिंद व निलय एक पट द्वारा बाएं व दाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं। बायां निलय सबसे बड़ा बेस्म होता है। बायां निलय क्या होता है? सबसे बड़ा बेस्म होता है। ध्यान देना, जो बायां निलय होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा बेस्म होता है। मेढक के हृदय में 3 बेस्म होते हैं। कितने? 3। किसके? मेढक के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? 3। 2 अलिंद एवं 1 निलय में होते हैं। 2 कहाँ होते हैं? अलिंद में, और 1 निलय में होते हैं। अगला क्या है? अगला अंतर क्या है? रुधिर तथा लसिका में अंतर। अभी हम बताए थे ना कि 2-3 अंतर आते हैं पेपर में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे डबल स्टार लगा के और पढ़ के पेपर में जाइएगा ताकि वहां पे आ जाए तो आप आसानी से कर सको, पेपर में आपका कोई प्रश्न छूटने ना पाए। और आप इन चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर, लसिका। रुधिर में लाल रुधिराणु, कौन? लाल रुधिराणु, जिसका हमारा पेन चल रहा है भैया। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। क्या हुआ? लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, मतलब जैसे हरे, ठीक है। लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक पाए। ध्यान रखना, रुधिर में क्या है? इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में है क्या? इसमें ऑक्सीजन तथा
पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में फिर क्या है दूसरा अंतर, इसमें उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसके अपेक्षाकृत? रुधिर की। अब तीसरा नंबर देखना, रुधिर में ये रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होती है। ये रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित, जो रुधिर होता है ये कहाँ परिसंचरित होता है? रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, यह लसिका वाहिनियों में। और जो ये है लसिका है वो कहाँ पर परिसंचरित होता है? लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है। होने के साथ साथ ऊतकों में भी जो लसिका वाहिनियां हैं ये लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के साथ साथ ऊतकों में भी ऊतक द्रव्य की भांति संचरित होता है। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे आप पढ़कर जरूर जाइएगा। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि धमनी तथा शिरा में, क्या बोले थे? धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। तो धमनी तथा शिरा में अंतर क्या होगा देखना। धमनी में क्या है? इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। क्या होता है? इनमें जो रुधिर होता है धमनी में वो रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जबकि शिरा में क्या होता है? इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। शिरा में क्या होता है? रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। दूसरा नंबर देखना, धमनी में इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। धमनी में क्या है? इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। शिरा में क्या होगा? दूसरा नंबर, शिरा की दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। शिरा की दीवारें क्या है? पतली व कम लचीली होती हैं। तीसरा नंबर देखना, धमनी में इनकी गुहा सक्रिय होती है और शिरा में देखना इनकी गुहा सक्रिय नहीं होती है। धमनी, अगला देखना 4 नंबर, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। इनका रंग क्या होता है? गुलाबी या चटक लाल होता है। जैसे ऐसे इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। ये गहरे लाल, नीले तथा बैंगनी रंग की होती है। जो शिरा होता है ये गहरे लाल, नीले तथा बैंगनी रंग की होती है। अगला 5 नंबर देखना, धमनी में ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। ये क्या होता है? त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। शिरा में क्या है? ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। ये प्रायः कहाँ होती है? त्वचा के समीप स्थित होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आप लोग पढ़ के जाइएगा ताकि पेपर में आए और आप आसानी से इसका हल कर सको। अगला क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कुछ पादप जैसे गन्ना, गुलाब या अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन की प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे गन्ना, गुलाब या अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, इनको उगाने के लिए हमें बीज की आवश्यकता, जो बीज होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं। मतलब इनके जो बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा जो जैसे गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, इनमें फल बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब कम समय में आ जाते हैं। तथा ये पद्धति उन पादपों जैसे केला, संतरा आदि के साथ होती है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है? कायिक प्रवर्धन के लाभ पूछा गया तो कायिक, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कायिक प्रवर्धन के लाभ भी लिखिए तो आप तुरंत उठा के क्या लिख दीजिएगा? कायिक प्रवर्धन के लाभ में नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। क्या? नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। अगला 2 नंबर लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर अगर ज़्यादा पूछता है, चाहे कोई कभी कभी पूछता है कि कोई 2 उपयोग लिखिए, कभी पूछता है कि 4 उपयोग लिखिए। अगर 2 उपयोग पूछेगा तो नए पौधे मार्च पौधे के समान होते हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। अगर 3 पूछता है तो भी लिख दीजिएगा पौधों के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। जैसे गन्ने को 1 बार बोते हैं और 3 बार काटते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि की उत्पन्न समस्याएं बताइए। ये मुझे उम्मीद है कि सभी लोग, और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है और आप लोगों से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन लिख ले जाओगे। मानव जनसंख्या वृद्धि पे जो ये क्वेश्चन आता है इसको लिख ले जाओगे। ध्यान देना, किसी क्षेत्र, मैं बता भी देता हूँ कि कैसे क्या होगा। किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य सामग्री
वह जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो जाए, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इससे निम्नलिखित प्रमुख हानियां उत्पन्न होती हैं। जैसे देखना क्या है, अपर्याप्त भोजन, कुपोषण आदि के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ना तथा दुर्बल सांतत उत्पन्न होना। दूसरा क्या है, अपर्याप्त आवासों के कारण गंदे स्थानों पर रहना, जिससे उनकी बीमारियां फैलती हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के निम्नलिखित उपाय। मतलब ये जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। शिक्षा की सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा की इसमें बहुत अत्यधिक भूमिका निभाई है कि शिक्षा की सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। क्या है, प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार देख जरूर लीजिएगा और स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो शायद कोई क्वेश्चन चला भी जाए और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आके, और अगर आप स्किप कर देंगे, अगर पेपर में आ गया तो क्वेश्चन छूट जाएगा। बेहतरीन यही है कि आप स्किप ना करके एक सीधा देखते हुए चले जाइएगा और समझ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन फंसेंगे जरूर पेपर में। पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अलैंगिक जनन में पादप शरीर का कोई भाग या विशिष्ट संरचना पृथक होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि अलैंगिक जनन में पादप शरीर का कोई भाग या विशिष्ट संरचना पृथक होकर क्या करता है, नए पादप का निर्माण करता है। किसका? नए पादप का निर्माण करती है। यह पादप आनुवांशिकता जनक के समान होता है। किसके समान होता है? आनुवांशिकता जनक के समान होता है। इसके द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र नए पादप उगाए जा सकते हैं। इसके द्वारा शीघ्र और अतिशीघ्र नए पादप उगाए जा सकते हैं। उदाहरण में विखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा जनन, कायिक जनन, प्रवर्धन आदि। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन मेरा ये भी पूछ सकता है विखंडन किसे कहते हैं, खंडन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं, बीजाणु द्वारा जनन या कायिक प्रवर्धन पूछ सकता है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, पेपर में आ सकता है। आप इसको कहीं ना कहीं जाके नोट्स या बुक में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग में क्या है, ये नर जनन अंग है। क्या है? पुमंग क्या है मेरा, ये नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। और जायांग क्या है, ये मादा जनन अंग है। क्या है? ये मादा जनन अंग है। जायांग क्या है, ये मादा जनन अंग है। और पुमंग क्या है, ये नर जनन अंग है। दूसरा नंबर पुमंग में क्या होगा, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसकी प्रत्येक, पुमंग के प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। जबकि जायांग के प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। जायांग के प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, जबकि पुमंग के प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। जहां से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, परागकोश पर। किस पर भरेंगे, परागकोश पर। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि अंडक का निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजाणु पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है, बीजाणु पाया जाता है। बीजाणु में मादा युग्मक या अंड बनता है। मादा युग्मक या अंड बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, परागकण पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, परागकण पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 में और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है परागकण। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। परागकण पर टिप्पणी लिखना है, किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी जात के किसी अन्य पुष्प पे वार्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को परागकण कहते हैं। मतलब कोई पुष्प लिए, कोई पुष्प के परागकण का उसी पुष्प अथवा उसी जात के, अथवा उसी पुष्प अथवा उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र पर क्या कर दिए, पहुंचा दिए। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। अब परागकण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। परागकण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वपरागण। पहला क्या है, स्वपरागण। पहला मेरा क्या है, स्वपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, ध्यान देना, किसी पादप के पुष्प के
परागकण का उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र पर अथवा एक कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जात के किसी अन्य पादप के पुष्प के वार्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के लाभ क्या है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण के लाभ निम्न हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वपरागण किसे कहते हैं तथा इनके लाभ बताओ, तो आप लाभ देखिए क्या है, इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। स्वपरागण का पहला लाभ क्या है, इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा क्या है, इससे अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परागकण विभिन्न माध्यमों में नष्ट होते हैं। क्या होता है, परागकण विभिन्न माध्यमों में नष्ट होते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन, स्वपरागण की हानियां क्या। अभी तक स्वपरागण के लाभ देख चुके हैं, अब स्वपरागण की हानि देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़िएगा मत, ये आपके लिए आखिरी मौका है। एक रात की बात है, आप उसी में ये सब देख के हो जाइए, पेपर में भर 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 लिखिए। क्या है, पहला, इसे उत्पन्न बीज संख्या में कम व छोटे होते हैं। दूसरा क्या है, बीजों को पकने में अधिक समय लगता है। तीसरा क्या है, नई तथा स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता है। परपरागण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ के और जाइए, पेपर में तहलका मचा दीजिए, बिल्कुल पेपर में तहलका मचा दीजिए। जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के अन्य पादप के वार्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम से पहुंचते हैं, विभिन्न माध्यम मतलब कोई भी साधन से पहुंचते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। परपरागण के लाभ निम्न प्रकार हैं। परपरागण से नई जातियां उत्पन्न होती। परपरागण से क्या होता है, नई जातियां उत्पन्न होती हैं। परपरागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक स्वस्थ होते हैं। क्या होता है, परपरागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। परपरागण की हानियां क्या है, क्या है, हानियां, कहते हैं ना जिसकी कुछ लाभ होंगे उनकी कुछ हानियां भी होंगी। परपरागण अधिक संख्या में बनते हैं। क्या है, परपरागण क्या होते हैं, अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। क्या होते हैं, और व्यर्थ होते हैं, जैसे आप लोग पहले अपनी पढ़ाई व्यर्थ कर दिए हो। दूसरा क्या है, परपरागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मनुष्य के वृषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वृषण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आप इसे कहीं ना कहीं पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और वीडियो देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर भी मिलेंगे और तैयार जरूर कर लीजिएगा। मनुष्य के वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होने से इनका ताप शरीर से लगभग 2 से 25 डिग्री सेल्सियस, 2 से लेकर 2.5, क्या लिखा, 2.5 लिखा है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कम बना रहता है। इससे शुक्राणु निर्माण में सहायता मिलती। क्या होता है, इससे शुक्राणु निर्माण में सहायता मिलती है, क्योंकि अधिक ताप के कारण शुक्राणुओं का परिपक्वन उदर गुहा में नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट क्या, रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ध्यान देना, ऐसे लिखा रहेगा तो जेडन क्या है, जिंक का प्रतीक जिंक, जेडन प्लस 2AgNO3। क्या, जेडन प्लस 2AgNO3, क्या बनेगा, जेडन NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag निकल जाएगा। अगला क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन इक्वल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, क्या बनेगा, Mg प्लस 2HCl। क्या बनेगा, Mg प्लस 2HCl रिएक्शन डेट MgCl2 प्लस H2। ये क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ध्यान देना, उष्माक्षेपी दहन एवं उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माक्षेपी को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 12 में आया हुआ था, 14 में आया हुआ था, 16, 18, 20 और 22 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होगा, उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है, या दहन, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होता है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब जिनके उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं,
ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे क्या लिए यहाँ पे ध्यान देना, CH4 क्या लिए, CH4 प्लस 2O2 रिएक्शन डेट क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस उष्मा प्लस क्या बनाया, उष्मा बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी अपक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होगा। कौन सा अपक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपीय। अगला क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 बार या 7 बार 2017, 16, 18, 21 और 23 में भी आने की संभावना बन रही है। क्या है क्वेश्चन, ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होता है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या अवशोषित, याद रखना, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होगा उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। उदाहरण में जैसे N2 + O2, जिसमें ऊष्मा क्या ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2, क्या N2 + O2 बराबर क्या बना लिया ना, N2 + O2 बराबर N2O, 2NO बनाया। क्या बनाया, 2NO प्लस क्या उत्पन्न हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, उष्मा उत्पन्न हो, तो हमारी कौन सी अपक्रिया होगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, क्या होती है, संक्षारण के उदाहरण दीजिए। क्या होता है संक्षारण, क्या होती है संक्षारण के उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है लास्ट में टिप्पणी लिखने के लिए कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए, तो कैसे लिखेंगे देखना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, क्या, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है। क्या होती है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी होता है, आप नमी भी लिख सकते हो, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना क्या कहलाता है, संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। जैसे चांदी के ऊपर क्या काली परत चढ़ा दिए, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक के उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक अपक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या गया, Mg क्या है मेरा, Mg + 2HCl क्या बना लिया, MgCl2 + H2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अगला क्या है, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात ये भी पूछ सकता है कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, या संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर आता है संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर क्या करते हैं, जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही, क्या, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। जैसे Na, देखो जैसे क्या हुआ, NaCl को लिए क्या बना दिए, NaCl, यहाँ पे 2 अणु Na का लिया प्लस Cl2 क्या हो गया, 2NaCl, मतलब ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगला अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया। क्वेश्चन ऐसे पूछता है वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके एक उदाहरण लिखिए। या यह भी पूछ सकता है कि वियोजन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखते हैं, वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया, वियोजन मतलब क्या होता है, टूट जाना। क्या होता है, टूट जाना। तो जब भी किसी पर अटैक करते हैं तो टूट जाता है, तो ऐसे ही क्या होता है, वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई यौगिक मतलब कोई कंपाउंड होगा, उस पर क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। यह अपक्रिया क्या कहलाता है, ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि यह अपक्रिया जो होती है, कोई ना कोई प्रकाश डालते हैं तब कोई टूटता है।
अथवा उष्मा डालते हैं तब टूटता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं, उस पर उष्मा देते हैं। क्या देते हैं? उष्मा को देते हैं। तो वो किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अगला मेरा अपक्रिया क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है। इसके बिना पेपर बनना ही असंभव है। देखना क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु, क्या? किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई क्या आ जाता है? दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर देखते हैं CuSO4 प्लस Fe क्या करवा दे? इसका रिएक्शन करवा दे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे ध्यान देना, देखो Cu क्या होगा? विस्थापित हो गया। तो ये अपक्रिया हमारा क्या होगा? विस्थापन अपक्रिया होगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिशेल क्या चीज़ है, मिशेल क्या होता है, या मिशेल पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला, या मिशेल को कैसे परिभाषित करोगे। ध्यान देना, ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है। ऐसे देखो, ऐसा क्या होता है? अणुओं का बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। जबकि उसका आयनिक सिरा कहाँ होता है? गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संरचना को मिशेल कहते हैं। आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। कहाँ होता है? गुच्छे की सतह पर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? होता है। तो इस संरचना को मिशेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? एथिलीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या बोला गया? एथिलीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। क्या लिखिए? एथिलीन का प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। एथिलीन की क्लोरीन के साथ रासायनिक अपक्रिया लिखिए। यह होता है 400 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन। क्या? 400 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन। ध्यान देना, एथिलीन 400 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन अणु के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड CH इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन का क्या करते हैं? क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाती है और वाइनिल क्लोराइड, ये क्या बना लिया मेरा? वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या बनाएगा? वाइनिल क्लोराइड बनाता है, जिसके बहुलकीकरण से ध्यान देना, परमाणु का विस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाती है और वाइनिल क्लोराइड बनाता है, जिसके बहुलकीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड PbC बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है PbC किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपका क्या आंसर रहेगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या रहेगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ध्यान देना, पॉली मतलब N लगा दिए। क्या लगा दिए? N होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, वाइनिल क्लोराइड, इसका क्या कर दिए? बहुलकीकरण। क्या कर दिया हम? बहुलकीकरण। तो ये क्या बना लेगा? एक बांड इधर से एक बांड इधर से, CH2 CHCl, ये हमारा क्या होगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड मतलब PbC, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या है? मेथेन की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या क्रिया होती? क्लोरीन के साथ क्या क्रिया होती है? तो ध्यान देना, सूर्य के माध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन हाइड्रोजनों के साथ विस्थापन अपक्रिया, कैसी अपक्रियाएं? विस्थापन अपक्रियाएं प्रदर्शित करती है। अभी हम विस्थापन अपक्रिया बताए थे, आप उसमें इस क्वेश्चन का भी इन एग्जाम्पलों का यूज कर सकते हो या कर सकती हो। विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करती हैं। इस अपक्रिया में इसके चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु, क्या? चारों ओर कौन परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु। चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा
विस्थापित हो जाते हैं। जैसे ध्यान देना, CH4 + Cl2, तो एक क्लोरीन इस पर अटैक किया तो क्या बना लिया, HCl बना लिया। दूसरा क्या बनाया, CH3Cl, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। फिर क्या किए, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया किसके साथ करा दिए, क्लोरीन के साथ करा दिए। फिर क्या हुआ, एक क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन पर अटैक किया तो एक HCl निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा कि डाइक्लोरो डाई मेथिल, क्या बना, डाइक्लोरो डाई मेथिल। यहाँ पे फिर क्या किया, डाइक्लोरो डाई मेथिल को हम क्या किए, फिर से क्लोरीनीकरण करा दिए। ये क्या निकला हमारा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला प्लस क्लोरोफॉर्म निकला। क्या निकला, क्लोरोफॉर्म। में ऐसे क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन। पुनः फिर क्या किया, ट्राइक्लोरोमेथेन को हम Cl2 से अपक्रिया करवा दिए तो HCl निकला तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड निकला। क्या निकल गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। या इसमें क्वेश्चन और मेंशन कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के, फर्स्ट क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। दूसरा क्या है, लंबवत। समांतर हो या लंबवत। तीसरा क्या है, 60 अंश के कोण बनाते हुए रखा जाए। कितने अंश के, 60 अंश का कोण बनाते हुए रखा जाए तो चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, क्या लिए, यदि L लंबाई, क्या ले लिए, यदि L लंबाई का एक धारावाही चालक लिए। क्या लिए, यदि L लंबाई का एक धारावाही चालक लिए जिसमें प्रवाहित धारा I, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। B चुंबकीय क्षेत्र, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण, कितना कोण, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण पर रखा हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F = IBL साइन थीटा। क्या होता है, F = IBL साइन थीटा। अब जानना, पहला क्वेश्चन क्या बोला था, समांतर। तो देखना, चालक वायु चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। क्या है, चालक वायु चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। चालक क्या हो, वायु चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो क्या होता है, इस स्थिति में थीटा का मान शून्य होने के कारण साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, शून्य होगा। इस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इससे पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान शून्य होगा, अतः चालक पर लगने वाला बल शून्य न्यूनतम होगा। अतः चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चालक वायु चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था कि लंबवत की बात किया। किसका बात किया था, लंबवत की बात किया। तो हमारा क्या होगा, चालक वायु चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। इस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। कितना अंश होगा, 90 अंश। तब ध्यान देना, तब थीटा का मान 90 अंश होने के कारण साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। F = IBL साइन थीटा, या F बराबर क्या कर देंगे, BIL साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो F = BIL × 1। तो हमारा लास्ट टर्म में आंसर कितना आ जाएगा, F = BIL। अतः इस दशा में लगने वाला बल अधिकतम होगा। क्या होगा, इस दशा में लगने वाला बल अधिकतम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। तीसरा क्या है, चालक वायु चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, चालक वायु चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्वेश्चन दे रखा था, चालक देखो थीटा कोण बनाते हुए देखा जाए तो चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो क्या बता रहा है, चालक वायु चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश का कोण बनाता है। कितने, 60 अंश का कोण बनाता हो। इस स्थिति में थीटा कोण का मान कितना, 60 अंश। कितना, 60 अंश होने के कारण साइन थीटा का मान क्या होगा, √3/2 होगा। अतः चालक पर लगने वाला बल F = BIL साइन थीटा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, BIL साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो F = BIL × √3/2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इन सभी को लेकर और पढ़ के आप 70 में 70 नंबर पा सकते हो। और आप ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के पास भेजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके।